क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल, आप क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो, हाउ, जो सर ने बताया थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हाउ कैन वी कनेक्ट द गिवन सर्किट एज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो यहां पे आपको 4 डायोड दिए गए हैं, आपको ये पूछा गया है इसको आपको यदि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है तो इनपुट कहां जोड़े और आउटपुट कहां ले। बिल्कुल तो सर ने बताया था कि जहां 2 डायोड्स के सेम पॉइंट्स साथ में जुड़े हो, सेम पॉइंट्स, वहां पे तो क्या जोड़ते हैं, सेम पॉइंट से तो आउटपुट लेंगे, अपोजिट है तो इनपुट लेंगे। तो देखो बच्चों, यहां पे देखते हैं, ये है डायोड, इस डायोड का ये P है और इस डायोड का ये P है। पहले मैं PN मार्क कर देता हूं सबके, यहाँ P, स्टूडेंट्स को पता ही होती है ये चीजें, यहाँ पे P और यहाँ पे N। तो देखो, ये 2 डायोड को देखता हूं पहले, ये 2 डायोड, इन 2 डायोड के PP और रिमेनिंग 2 के NN साथ में, तो इनके बीच में जोड़ेंगे हमेशा लोड, आपने बताया था आउटपुट। बिल्कुल, तो यहाँ पे हमेशा हम आउटपुट जोड़ेंगे जहां 2 डायोड्स के सेम पॉइंट साथ में जुड़े होंगे, मतलब ए और डी के बीच में आउटपुट लेना है, लोड कनेक्ट करना है। आउटपुट कनेक्ट होगा अपना, आउटपुट ए और डी के बीच में, ए टू डी, और आउटपुट को मिलती है डीसी। डीसी बोल सकते हैं, डीसी कहां मिलेगी, डीसी है मिलेगी जहां 2 डायोड्स के सेम पॉइंट्स पीपी और दूसरे 2 के सेम पॉइंट एनएन साथ में, वहां पे जोड़ते हैं आउटपुट। और इसके अलावा इनपुट कहां जोड़ते हैं, 2 डायोड्स के अपोजिट एंड्स मिल रहे हो। तो इस डायोड का यहाँ एन है और इस डायोड का यहाँ पी है, अपोजिट एंड आगे। बिल्कुल, इस डायोड का यहाँ पे एन है और इस डायोड का यहाँ पी, अपोजिट एंड आगे। इन दोनों के बीच में जोड़ा जाएगा इनपुट, मतलब तो हम यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग कनेक्ट कर देंगे ना। बिल्कुल, सेकेंडरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की, जिसपे एसी सप्लाई है। तो यहाँ पे तो इनपुट जोड़ा जाएगा यहाँ पे बी और सी के बीच में, और बी और सी के बीच में हम देंगे एसी। तो हम एसी कहां देते हैं, यहाँ पे देंगे एसी, और डीसी कहां मिलेगी, ए और डी के बीच में। ये क्वेश्चन हो गया। ओके, आगे बढ़ा जाए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल हैपन टू द आउटपुट इफ स्टूडेंट डज रॉन्ग कनेक्शन ब्रिज रेक्टिफायर। रॉन्ग कनेक्शन कर देता है, मतलब कहीं भी कनेक्ट कर दिया उसने, ये कहना चाह रहे हैं, जस्ट उल्टा कर दिया। जैसे आपने कहा था ए और डी के बीच में क्या कनेक्ट कर रहे थे, लोड कनेक्ट किया, लोड कनेक्ट कर रहे थे, और सी और बी के बीच में आप सप्लाई ट्रांसफार्मर। मैं उल्टा कर देता हूं ना, मैं क्या करता हूं, यहां लोड कनेक्ट कर देता हूं और यहां पर मैं इनपुट कनेक्ट कर देता हूं। बिल्कुल, इनपुट कनेक्ट कर देते हैं, मतलब ये साइन वेव यहां पे ले ली। बिल्कुल सर, स्टेप डाउन वाली सर, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर। इस पॉइंट को आप बोल दो S1, इसको बोल दो आप S2, क्योंकि इनपुट कनेक्ट कर रहे हो ना, दिस इज इनपुट, और यहां पर आपको लोड लेना है। देखते हैं क्या होता है। इसको बोल देता हूं मैं 1 2। देखें सर, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये साइन आया, मतलब ये हाई पर, ये लो पर, ये हाई, मतलब ये हाई पर, ये हाई पर, तो ये भी फॉरवर्ड, ये भी फॉरवर्ड, दोनों फॉरवर्ड हो गए। तो कंडक्शन तो ये भी करेगा और ये भी करेगा, होना चाहिए सर। बिल्कुल, यहां पे क्या हो रहा है, लो, मतलब ये लो, ये लो, तो इट मींस ये कहा जाए, चार पॉइंट कैसे हो जाएंगे मेरे पास, ये हो गया ए और बी, शॉर्ट सर्किट, ये हुआ। इधर भी देखूंगा तो मैं ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ए और सी। ऐसे यहां पर भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यहां भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, चारों फॉरवर्ड बैच में आगे होगी। और यहां पर आपके पास लोड कनेक्ट रहा और यहां आपने इनपुट लगाया, कुछ ये कंडीशन हुई ना। हाँ, ये कंडीशन है। दिस इज S1, दिस इज S2। अब बताइए मुझे करंट कहां फ्लो होगा, क्या करंट इधर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्या करंट इधर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्या करंट इधर जाएगा, नहीं जाएगा, क्या करंट इधर जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वो लोड के साथ हमें क्या मिला, शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ लोड के अक्रॉस तो आपको आउटपुट मिलेगा ही नहीं, कोई करंट तो शॉर्ट सर्किट वाले पाथ से गुजर जाता है, बिल्कुल करंट ही नहीं वाला। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में कुछ भी नहीं मिलने वाला। नेगेटिव हाफ साइकिल देखते हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल चेक करते हैं सर। यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होना चाहिए, दिस इज हाई, दिस इज लो, ये होना चाहिए। यस सर। अब देख लेते हैं, मैं इनको यहाँ पे हटा दूं, इसको जो हमने लिखा था पहले वाले साइकिल के लिए, सारे ये लो हटा देते हैं, यहां से करंट की डायरेक्शन हटा देते हैं सब। ठीक से स्टार्ट करें, ठीक है। नेगेटिव हाफ साइकिल, ये कौन सा पॉइंट आ गया आपके पास, ये हाई हो गया, बिल्कुल, ये लो हो गया, ठीक। बताइए कौन सा बायस, रिवर्स बायस हट गया, ये भी रिवर्स बायस हट गया, ये भी रिवर्स बायस, ये भी रिवर्स बायस, कंडक्शन ही नहीं होगा, सारे ओपन सर्किट हो गए, नो कंडक्शन। मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी करंट नहीं जा रहा लोड पे, और नेगेटिव पे भी नहीं जा रहा। इसका मतलब यह है कि यदि आपने इनपुट ऐसा दिया है जैसा सामने दे रखा है, तो आपको आउटपुट, यदि ये इनपुट है तो आपको जो आउटपुट मिलेगा जीरो मिलेगा, बिल्कुल कुछ नहीं मिलने वाला। इसका मतलब दिस इज नॉट अ रेक्टिफायर सर्किट, कोई सा भी नहीं है, कोई भी चार डायोड लगाए, ना हाफ वेव बना, ना फुल बना। रेक्टिफायर का मतलब होता है एसी को डीसी में देना, बाई डायरेक्शनल को यूनि डायरेक्शनल में, यहां तो कुछ मिल ही नहीं रहा, दिस इज नॉट अ रेक्टिफायर सर्किट एट ऑल।
तो यही गलती करता है, इसलिए कहा था स्टूडेंट्स को कि आप 4 डायोड जब कनेक्ट कर रहे हो तो 2 डायोड्स के जो आमने सामने उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। सेकंड थिंग, इनपुट कहां कनेक्ट करें, जहां 2 डायोड्स के अपोजिट एंड मिले, मीट कर रहे हो, आउटपुट कहां ले, जहां सेम एंड्स मीट कर। केवल ये 3 बातें अगर आपने ध्यान दी तो डेफिनेटली वो ब्रिज रेक्टिफायर होगा। बिल्कुल सर, अदरवाइज नहीं होगा। एक भी बात गलत होगी तो वो होगा ही नहीं। सिंपल सा कंसेप्ट, कुछ नहीं, फिर तो रन कराने की जरूरत ही नहीं है। बस ये ट्रिक ध्यान रख ले। यस सर। बढ़े आगे सर? यस सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट की बात। अच्छा, रेक्टिफायर का आउटपुट कैसा आया था सर? सर रेक्टिफायर के आउटपुट में फ्लक्चुएशंस मिल रहे थे हमको। ये कौन सा रेक्टिफायर का आउटपुट है सर? ये है सर हाफ वेव रेक्टिफायर का। हाफ वेव रेक्टिफायर? बिल्कुल सर। कौन से साइकिल्स के लिए बोल सकते हो? पॉजिटिव साइकिल के लिए हाफ वेव रेक्टिफायर। पॉजिटिव के लिए। अच्छा बताइए सर, ये वाला? ये फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है सर। है ना सर? फुल वेव का क्या प्योर डीसी है क्या? नहीं सर, ये प्योर डीसी नहीं। कौन सी डीसी है सर ये? इससे बोलते हैं सर या तो फ्लक्चुएटिंग डीसी बोल दो, या से बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी, क्योंकि पल्स की फॉर्म में मिल रही है, तो इसलिए अपन इसको पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं, जबकि हमारे पास प्योर डीसी तो कुछ ऐसी होती है। बिल्कुल। ये जो रेक्टिफायर आउटपुट आपको मिल रहा है, ये रेक्टिफायर आउटपुट प्योर डीसी नहीं है, दिस इज पल्सेटिंग डीसी। यहां कुछ एसी के कंपोनेंट्स है जिन्हें बोला जाता है रिपल्स। रिपल्स क्या बोला जाता है? रिपल्स। यहां रिपल्स अवेलेबल है, रिपल्स जिसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। प्योर डीसी जो है वहां रिपल्स होनी ही नहीं चाहिए। प्योर डीसी में रिपल्स नहीं, जीरो। इसमें रिपल्स है नहीं, जीरो है इसमें रिपल्स। हाफ वेव रेक्टिफायर्स के लिए रिपल फैक्टर जो होता है, रिपल फैक्टर क्या होता है? इट इज अ फैक्टर विच मेजर द एसी कंपोनेंट्स इन ए आउटपुट। बिल्कुल सर। और रिपल फैक्टर जितना कम होगा आउटपुट उतना ही अच्छा होगा, उतना ही हमको बेस्ट डीसी मिलेगा। प्योर डीसी के लिए रिपल फैक्टर 0 होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 1.21 होता है, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए 0.48 होता है। मतलब ये कम है, तो इससे तो अच्छा आउटपुट है। और प्योर बनाने के लिए आपको इसको 0 ले जाना पड़ेगा। क्या होता है रिपल फैक्टर? इट इज अ फैक्टर विच मेजर द एसी कंपोनेंट्स इन रेक्टिफायर आउटपुट। इट शुड बी 0 फॉर प्योर डीसी। ठीक, तो इन रिपल्स फैक्टर्स को एलिमिनेट करना जरूरी है, मतलब इन रिपल्स को, फ्लक्चुएशंस को हटाना जरूरी है। और इनको हटाने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं, जो सर्किट यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फिल्टर सर्किट। तो फिल्टर का क्या काम होता है? ऐसे सर्किट जो पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करते हैं, उन सर्किट्स को कहा जाता है फिल्टर सर्किट। मतलब ऐसे सर्किट्स जो रेक्टिफायर आउटपुट में से एसी रिपल्स को एलिमिनेट कर दे। हाँ बिल्कुल, एसी रिपल्स को हटा दे, एसी रिपल्स को एलिमिनेट कर दे। दीज आर द फिल्टर सर्किट्स। तो 1 बाय 1 पढ़ते हैं सर फिल्टर सर्किट्स को। फिल्टर सर्किट, तो फिल्टर सर्किट लिखा हुआ है, पहला पॉइंट लिखा हुआ है, वी वांट टू कन्वर्ट, हमको क्या करना है? वी वांट टू कन्वर्ट द पल्सेटिंग डीसी इनटू कांस्टेंट डीसी। हमको पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करना है, वो हमारा टास्क है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके लिए हम क्या करते हैं? वी वुड रिक्वायर अ लो पास फिल्टर। इसके लिए हम सर्किट में लो पास फिल्टर का यूज करके पल्सेटिंग डीसी में से एसी रिपल्स को रिमूव कर देते हैं और आउटपुट में कांस्टेंट या प्योर डीसी ले लेते हैं। बिल्कुल सर। क्या होता है लो पास फिल्टर? हम आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, लो पास फिल्टर के लिए लिखा हुआ है, इट इज नथिंग बट अ बिग कैपेसिटर इन पैरेलल विद द लोड। तो आपको क्या करना है? यदि फिल्टर का सर्किट बनाना है तो आपको एक कैपेसिटर लो और कैपेसिटर की वैल्यू हाई रखो, और उस कैपेसिटर के साथ पैरेलल में आप लोड लगा दो। मतलब आप लोड को आप प्योर डीसी देना चाहते हो। बिल्कुल। पर इनपुट में क्या दे रहे हो? फ्लक्चुएटिंग डीसी। बिल्कुल। अब आपको फ्लक्चुएशंस को हटाना है तो क्या करो? लोड के पैरेलल में एक बड़ा कैपेसिटर लगा दो, बड़ा कैपेसिटेंस सी की वैल्यू ज्यादा। बिल्कुल सर। आगे पॉइंट, When only capacitor is there, जब केवल सर्किट में कैपेसिटर होगा, लोड नहीं होगा। बिल्कुल सर। It gets charge। कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटर चार्ज होता है, ठीक है, चार्ज भी होता है, डिस्चार्ज होता है, वो आपने पढ़ रखा है। It gets charge and voltage becomes constant, और उसके क्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है। बिल्कुल सर। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसको सर सर्किट से समझते हैं। बिल्कुल। तो देखिए बच्चों, यहां आपके पास इनपुट वोल्टेज है जो कि फ्लक्चुएटिंग है। यदि फ्लक्चुएटिंग दिखाना चाहो तो कुछ ऐसा वोल्टेज है हमारे पास। सीधा मैं बना देता हूं। बिल्कुल सही बना दीजिए, आपने सोच पा रहे। ये हमारे पास इनपुट वोल्टेज यहां पर है और ये फ्लक्चुएट हो रहा है। दिस इज फ्लक्चुएट, मतलब यहां पर डीसी के साथ एसी कंपोनेंट्स भी हैं। रिपल्स है, राइट सर? ये कहना चाह रहे थे आप? बिल्कुल सर। ठीक से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो यहां पे हमने डायोड ले लिया। ये डायोड क्या करेगा? इसको हाफ वेव, डायोड का काम तो रेक्टिफिकेशन तो कर दिया। इसके आगे अपन ने क्या जोड़ दिया? कैपेसिटर्स। और यहां कैपेसिटर के पहले हम लोड जोड़ेंगे, पहले तो है ना, लोड जोड़ेंगे। तो यदि लोड कनेक्टेड नहीं है, ये पढ़ लिख रहा है व्हेन ओनली कैपेसिटर इज देयर। यदि यहां लोड नहीं कनेक्टेड है तो ये जो है इनपुट से ये कैपेसिटर चार्ज होगा।
तो इनपुट की जो पीक वैल्यू होगी ये पीक वैल्यू से चार्ज हो जाएगा। तो यहां पे मान लीजिए ये पीक वैल्यू 5 वोल्ट है, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी वोल्टेज कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट हो जाएगा। अब कैपेसिटर ही चाहता है, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अक्रॉस पीक वोल्टेज को मेंटेन रखना चाहता है, तो वो अपना 5 वोल्ट को 5 वोल्ट ही रखना चाहेगा यदि लोड नहीं कनेक्ट किया है तो। अब लोड कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, अब ये बात करते हैं सर। ठीक सर। ये रहा ड्यू टू द लोड। अब लोड की बात, ड्यू टू द लोड कैपेसिटर डिस्चार्ज एंड देयर आर द रिपल्स इन आउटपुट। आउटपुट में क्या मिल जाएगी? रिपल्स। कुछ डिस्चार्ज होगा तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर का ये इनपुट आ रहा था एसी, इसमें आ रहा है पल्सेटिंग डीसी, हमने कैपेसिटर लगाया, यहाँ लोड लगा, ये किया जा रहा है सर। तो देखिए यहाँ पर कि जैसे ही आपने यहाँ पर कैपेसिटर दिया, लोड कनेक्ट किया, तो पहले तो कैपेसिटर चार्ज हुआ और जब डिस्चार्ज हुआ तो जितने पोटेंशियल से चार्ज हुआ था उसी को डिस्चार्ज में कन्वर्ट कर देगा। इट मींस इनिशियली तो जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, ये चार्ज हो रहा था, पीक वोल्टेज तक चार्ज हो गया कैपेसिटर। जैसे हमारे पास अगर मैं इसके साथ इनपुट वेव भी बना दूं, दिस इज इनपुट वेव, ये चला, ठीक सर, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। जैसे ये फ्लक्चुएटिंग इनपुट, ये हमारे पास इनपुट है और ये आउटपुट, ये वाला आउटपुट इसके अक्रॉस। जैसे इनपुट बढ़ रहा था उस टाइम के दौरान क्या हो रहा था? कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, कैपेसिटर चार्ज हो गया। अब जैसे ये पीक मैक्सिमम हुआ, अब ये डाउन हो रहा, तो उस टाइम पे कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट होता है, और जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो पोटेंशियल को सारे के सारे को एक साथ निकालेगा। इट मींस ये पोटेंशियल ड्रॉप होने लग रहा था, पर ऐसा ना हो कि वो एक कांस्टेंट पे चला जाए। फिर अगले साइकिल पे जैसे ही वो यहां पे जीरो हुआ, फिर वो पोटेंशियल बढ़ने लगा, फिर कैपेसिटर चार्ज होगा, फिर कैपेसिटर चार्ज होगा, मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट रहा। फिर जैसे फुल्ली चार्ज हो गया, मतलब ये यहां तक आए, फिर डिस्चार्ज होने लगा तो फिर ये कांस्टेंट हुआ। फिर कैपेसिटर के चार्ज और डिस्चार्ज से एसी रिपल्स किस पे कन्वर्ट हो गए? कांस्टेंट, रिपल्स फ्री हो गया, रिपल्स फ्री हो गया, एसी रिपल्स एलिमिनेट होती गई बाय चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ये कहा जा रहा है सर? बिल्कुल सर। तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट यही देखा है तो कि एक बार जैसे सर ने बोला, एक बार कैपेसिटर चार्ज हो रहा है पहले, फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, फिर चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है। तो अपन ऐसा करेंगे कि अपने को रिपल्स को रिमूव करना है, तो सर ऐसा कर सकते हैं कि अपन मान लीजिए कैपेसिटर को चार्ज होने का टाइम, चार्जिंग का टाइम है मान लो कैपेसिटर का फॉर एग्जांपल 1 सेकंड, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, और उस ये तो है चार्जिंग का टाइम, बच्चों के समझने में आसानी रहेगी। चार्जिंग टाइम 1 सेकंड है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कैपेसिटर को 0 वोल्ट से पीक वोल्टेज तक आने में केवल 1 सेकंड लग रहा है। 1 सेकंड में वो पीक वोल्टेज तक पहुंच जाता है। अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे पीक तक पहुंच गए, पीक तक पहुंचने नीचे गिरने की जगह हम बिल्कुल सीधे हो जाए। इसका मतलब उसको डिस्चार्ज होने से बचाना है अपने को। तो यदि मैं कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग टाइम बढ़ा दूं, मान लीजिए मैंने उसका डिस्चार्जिंग टाइम 1 सेकंड नहीं रख के मैंने उसका डिस्चार्जिंग टाइम रख दिया 10 सेकंड, बढ़ा दिया। बिल्कुल सर। और 10 सेकंड का क्या मतलब है? 10 सेकंड का मतलब है कैपेसिटर को पीक वोल्टेज से 0 तक आने में 10 सेकंड लगते हैं, ये तो है डिस्चार्जिंग टाइम। और चार्जिंग टाइम है 0 से पीक तक आने में 1 सेकंड लगते हैं। और मुझे दिख रहा है, मैंने एग्जांपल लिया कि डिस्चार्जिंग का टाइम ज्यादा है, मतलब 10 सेकंड में वो मैक्सिमम से 0 पर आएगा। अब मैक्सिमम से जब वो 0 पर आ रहा होगा तो टोटल 10 सेकंड चाहिए, लेकिन मान लीजिए मैक्सिमम से 0 की तरफ आ रहा था तो आते आते 1 सेकंड कवर हो जाएगा मान लीजिए, और जैसे वो 1 सेकंड कवर हुआ तो नीचे जाने के बाद वो वापस चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब डिस्चार्ज होने से पहले ही यदि वो चार्ज हो जाता है तो आपको हमेशा आउटपुट में रिपल्स फ्री आउटपुट में और आपका पीक वोल्टेज मेंटेन रहेगा। तो यहां से कंडीशन निकल गई कि कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट हमेशा और हमेशा ज्यादा रखना चाहिए। मतलब टाउ शुड बी आई, और टाउ होता है आरसी, टाउ शुड बी हाई। और टाउ ज्यादा करने का तरीका है, आप लोड रेजिस्टेंस के लिए ज्यादा कर दो, आर शुड बी हाई, और हमने पहले बता दिया था सी शुड बी हाई। ये दोनों हाई होंगे तो दोनों का प्रोडक्ट हाई होगा, और दोनों का प्रोडक्ट हाई होगा तो कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में टाइम ज्यादा लगेगा, और कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में टाइम ज्यादा लगेगा उससे पहले ही कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा और आपको लोड के पास अप्रोक्सीमेटली प्योर डीसी मिल जाएगा। बिल्कुल, ये इसका कॉन्सेप्ट यही था। तो आगे बढ़े सर। यस सर। यहाँ पर इसको हटा देते हैं अपनी स्लाइड्स को, यहाँ पर आते हैं, ये हम देख चुके थे। नेक्स्ट पॉइंट, रिपल्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द टाइम कांस्टेंट। जैसा आपने बताया था सर ने कहा टाइम कांस्टेंट बढ़ा दीजिए, मतलब कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में ज्यादा टाइम लगना चाहिए। डिस्चार्ज होने में ज्यादा टाइम लगेगा मतलब चार्जिंग वापस स्टार्ट हो जाएगी, तो टाउ शुड बी हाई, ये कहा जा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, टू रिड्यूस द रिपल्स इन अ रेक्टिफायर सर्किट विद कैपेसिटर फिल्टर। बिल्कुल, यदि हमको रेक्टिफायर सर्किट में कैपेसिटर फिल्टर लगा के रिपल्स को रिमूव करना है तो कैसे कर सकते हैं? 1 बाय 1 चेक करते हैं। पहली कंडीशन, फर्स्ट पॉइंट देगा, लोड रेजिस्टेंस शुड बी इंक्रीज। आपने सर अभी कहा तो था टाउ इक्वल्स टू आर इनटू सी। आर क्या है? लोड रेजिस्टेंस, मतलब आर एल शुड बी हाई। बिल्कुल, अगर ऐसा होगा तो रिपल्स एलिमिनेट होंगे, मतलब ये ट्रू है, ट्रू ऑप्शन है। बिल्कुल ट्रू ऑप्शन है। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है, इनपुट फ्रीक्वेंसी शुड बी डिक्रीज। अब इनपुट फ्रीक्वेंसी से
कैसे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल तो सर। मैंने आपको बताया था चार्जिंग का टाइम और डिस्चार्जिंग का टाउ। टाइम। तो टाउ की बात करते हैं, तो हमने चार्जिंग का टाइम ज्यादा रखना चाहते हैं, कम रखना चाहते हैं? चार्जिंग चार्जिंग का कम रखेंगे, और डिस्चार्जिंग का ज्यादा रखेंगे। और कैपेसिटर को चार्ज कौन कर रहा है? इनपुट वोल्टेज, बिल्कुल सर। जो कि कुछ ऐसा है, ये इनपुट वोल्टेज, इसके थ्रू कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। यदि मान लीजिए इसको लो फ्रीक्वेंसी दिखाऊं, ये दिस इज लो फ्रीक्वेंसी, अभी समझ में आ जाएगा एक बार में। और यदि मैं इसको हाई फ्रीक्वेंसी पे दिखाऊं, ये हाई फ्रीक्वेंसी, ये हाई फ्रीक्वेंसी होगी सर, ये हाई फ्रीक्वेंसी। अब चेक करते हैं कि हम चाहते हैं कैपेसिटर जल्दी से चार्ज हो जाए। अब कैपेसिटर जल्दी चार्ज कब होगा? जब उसको ऐसा इनपुट वोल्टेज देंगे या ऐसा इनपुट वोल्टेज देंगे, हाई फ्रीक्वेंसी। इसका फ्रीक्वेंसी हमको हाई शुड बी हाई। तो सेकंड पॉइंट है, यदि आपको कैपेसिटर को जल्दी चार्ज करना है तो फ्रीक्वेंसी शुड बी हाई। ये सेकंड इनपुट फ्रीक्वेंसी शुड बी डिक्रीज, तो ये तो गलत हो गया। ये गलत हो गया सर, फॉल्स। इनपुट फ्रीक्वेंसी शुड बी इंक्रीज, मतलब हाई होना चाहिए, ये सही हो गया। बिल्कुल सर। नेक्स्ट में देखें, कैपेसिटर विद हाई कैपेसिटेंस शुड बी यूज, ये बोल मतलब दिया। सी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, जो हम पहले ही देख चुके हैं। तो कौन कौन से कंसेप्ट ठीक है हमारे पास? ए, सी और डी। ए, सी और डी ट्रू। ए कहता है लोड रेजिस्टेंस शुड बी हाई, सी कहता है इनपुट Input फ्रीक्वेंसी frequency शुड should बी be हाई, high, एंड डी कहता है कैपेसिटर्स की वैल्यू भी हमको हाई होनी चाहिए। बिल्कुल तो हम फिल्टर की हेल्प से, अब फिल्टर में सर एक बात और बोल सकते हैं, हम कैपेसिटर के साथ साथ इंडक्टर का भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सर। यदि आप इंडक्टर का यूज करना चाह रहे हो फिल्टर की फॉर्म में, तो आप उसको लोड रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्ट कीजिए। और आप कैपेसिटर को यूज करना चाह रहे हो तो लोड उसको के साथ पैरेलल में करें। और दोनों हमारे कोर्स में कैपेसिटर फिल्टर कैपेसिटर फिल्टर हमारे एनसीईआरटी में, तो हम कैपेसिटर फिल्टर को यूज करते बिल्कुल सर। नेक्स्ट पॉइंट देखें ठीक है। प्रैक्टिस में, फुल वेव वर्सेस हाफ वेव की हम Comparison कंपैरिजन आगे, की बात बिल्कुल करते हैं। comparison। देखिए फुल वेव हम बात करेंगे वीआरएमएस की, वीडीसी की, एफिशिएंसी, रिपल फैक्टर और रिपल फ्रीक्वेंसी की। जैसे स्टार्ट किया Yes. है। तो सबसे पहले हाफ वेव लिखा हुआ है और यहाँ फुल वेव लिखा हुआ है। तो हाफ वेव और फुल वेव के लिए आरएमएस वैल्यू क्या होती है, ये लिखी है। और ये आपको आती है ऑल्टरनेटिव करंट से, बच्चों ने पढ़ रखा है, बिल्कुल रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। तो हाफ वेव के लिए आरएमएस वोल्टेज होता है वी नॉट बाई टू, जहां पे वी नॉट क्या है? पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज, बिल्कुल सर। पीक वोल्टेज। और फुल वेव के लिए इस आरएमएस वोल्टेज की वैल्यू होती है वी नॉट बाय रूट टू। और ये आपने वहां डिराइव भी कर ये एसी में पढ़ा है इन्होंने, बिल्कुल पढ़ा है, बिल्कुल सर। ओके सर। तो ये आरएमएस वोल्टेज है क्या? अब डीसी वोल्टेज। डीसी वोल्टेज देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो आउटपुट की डीसी वोल्टेज आती है वो आती है वी नॉट बाय पाई। वी नॉट बाय पाई। ऐसे फुल वेव के लिए आएगी 2 वी नॉट बाय पाई, क्योंकि दो आउटपुट मिनट डबल हो गए, डबल हो गए थे। आउटपुट डबल हो गए। ये इंटीग्रेशन से निकाला है इन्होंने, इसी में बिल्कुल इंटीग्रेशन से बढ़ा हुआ है ना, ये पूरा बच्चे ने पढ़ा हुआ है। ओके। नेक्स्ट एफिशिएंसी की बात करते हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हाफ वेव की एफिशिएंसी कम होगी और वो होती है लगभग 40.6%, ठीक है। और फुल वेव में आपको दोनों वेव मिल रही है, तो आपको एफिशिएंसी ज्यादा डबल हो गई। जस्ट इसका ट्वाइस कर दीजिए, तो 40.6 का ट्वाइस हो गया 81.2%। नेक्स्ट बात करते हैं रिपल फैक्टर। ये भी हमने तो रिपल्स क्या होता है, हमने कहा था कि रेक्टिफायर आउटपुट प्योर डीसी नहीं है, दिस इज पल्सेटिंग डीसी। यहां कुछ एसी के रिपल्स है, उन रिपल्स को कैलकुलेट करने के लिए एक फैक्टर यूज करते हैं जिसको बोलते हैं रिपल फैक्टर। प्योर डीसी के लिए रिपल फैक्टर कितना होना चाहिए? 0। पर हाफ वेव और फुल वेव से तो हमें प्योर डीसी नहीं मिलती, मतलब कुछ ना कुछ रिपल्स है। तो हाफ वेव के लिए हमने रिपल्स बताए थे कितने? 1.21, मतलब ज्यादा है कंपैरेटिवली, 0 होना चाहिए था आइडियली तो। और फुल वेव के लिए इससे अप्रोक्सीमेट 0 के आसपास आगे, लेकिन ये बेस्ट है, बेस्ट है, उससे तो अच्छा आउटपुट होगा। इसलिए फुल वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर से बेस्ट होता है, ऐसा दिख भी रहा है। एंड द लास्ट पॉइंट है रिपल फ्रीक्वेंसी। अब रिपल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख देते हैं। तो रिपल फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका होता है टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव साइकिल्स। बिल्कुल सर। इसकी हेल्प से हम रिपल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सर हम वन बाय वन देखते हैं, हाफ वेव की बात करते हैं। तो मैं ये बताता हूं, आराम से आ जाएगा। हाफ वेव में हमने इनपुट ये दिया था, ठीक है सर, ये लिखता हूं, ये हमने इनपुट दिया था। हाफ वेव की बात कर रहा हूं सर मैं, ये इनपुट में पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इनपुट देने पर हमको जो आउटपुट मिला था हाफ वेव में, वो कुछ ऐसा मिला था, ये आउटपुट है। बिल्कुल सर। और ब्रैकेट में दिया ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, ठीक है। अब मैंने डेफिनेशन बोली कि रिपल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव साइकिल्स को देखना है बस। तो एक यूनिडायरेक्शनल साइड में आप देखिए, या ये बोल सकते हैं यूनिडायरेक्शनल। तो देखिए हमने इनपुट में दिया ये सर, तो इनपुट में पॉजिटिव साइकिल एक है और नेगेटिव साइकिल एक है। तो पॉजिटिव साइकिल इनपुट में एक दिया और आउटपुट में पॉजिटिव साइकिल कितने मिल रहे हैं? एक ही मिल रहा है सर, एक साइकिल में एक ही साइकिल दिया और एक ही मिला। हम इधर एक और साइकिल देंगे, यदि सर मैं एक साइकिल और दिखा दूं यहाँ पे, तो पॉजिटिव वाले कितने हो गए? 2। तो आउटपुट में भी पॉजिटिव कितने मिलेंगे? 2। तो जितने पॉजिटिव साइकिल आप इनपुट में दे रहे हो, उतने ही पॉजिटिव साइकिल आपको आउटपुट मिल रहे हैं। यदि इनपुट फ्रीक्वेंसी, इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज की होगी, तो सेम होगी। इनपुट फ्रीक्वेंसी, जो इनपुट फ्रीक्वेंसी होगी वही आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी। अब बात करते हैं फुल वेव। फुल वेव की बनाते हैं सर। यस सर, तो एक बार यहाँ पर इसको मैं हटा दूं। हाँ सर, इसको हटा दो। दिस इज फुल वेव की, यहाँ पे हम शो कर देते हैं। देखिए यहाँ पे फुल वेव आउटपुट कैसा आ रहा था हमारे पास, फुल वेव का ये आता, बस इतना सा चेंज आ गया ना था। यस सर। तो अगर मैं एक साइकिल लेके चलता हूँ 0 से लेके 2 पाई, दिस इज साइकिल, एक 0 से लेके 2 पाई का साइकिल लेके चल रही है,
2 पाई, यही चला ना एक साइकिल। Yes, sir. तो पॉजिटिव साइड पर एक ही पीक है, बिल्कुल पर sir. यहाँ पर 0 से लेके 2 पाई तक ये दो पॉजिटिव साइकिल यहाँ आ रहा है, इस पे एक साइकिल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, मतलब 2 पीक्स आ रहे। बिल्कुल सर, तो रिपल फ्रीक्वेंसी क्या ट्वाइस हो गई, सॉरी हाँ, रिपल फ्रीक्वेंसी डबल होगी। Double इनपुट में अगर f थी तो वहां 2f 2f होगी। यदि इनपुट में अगर 100 थी तो 100 है तो 200 हर्ट्ज हो जाएगी। ये होना चाहिए। बिल्कुल सर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द लोड। तो आपसे पूछा कि जो आउटपुट वोल्टेज है, सर लोड के अक्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी आरएमएस वैल्यू आपको क्या? तो सर ये तो हमको पता है, हाफ वेव रेक्टिफायर। जब भी एक डायोड लगा हुआ हो सर्किट में तो हमने बोला कौन सा रेक्टिफायर होगा? हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, और हाफ वेव रेक्टिफायर का आरएमएस वोल्टेज अभी आपको बताया था, आरएमएस वोल्टेज होता है V0/2। बिल्कुल। और यहाँ पे V0 को हमने V0 ही मान रखा है, ये V की वेव है, तो V की जो पीक वोल्टेज है वो V0 मान लो, तो आंसर इसका V0/2 और अगर V हो तो V/2 हो जाएगा। V हो तो V/2, जो पीक वोल्टेज होगा उसमें डिवाइड बाय 2 कर देना बस। देखते सर, देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। A 220 वोल्ट AC सप्लाई इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। A और B के बीच में 220 वोल्ट की AC कनेक्ट कर रखी है। What will be the potential difference across the capacitor? कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो अभी हमने पढ़ा था, कैपेसिटर का काम होता है पीक वोल्टेज को मेंटेन रखना। तो इनपुट का जो वोल्टेज है इसका पीक वोल्टेज निकाल लो। ये तो हमको क्या दे रखा है? आरएमएस दे रखा है। इसका जो पीक वोल्टेज होगा इसी को कैपेसिटर क्या करता है? मेंटेन रखना चाहता है, बिल्कुल कांस्टेंट रखना चाहता है। तो हमारे पास यहाँ पे आरएमएस वोल्टेज दिया हुआ है 220, और हम जानते हैं आरएमएस वोल्टेज और पीक वोल्टेज में जो रिलेशन होता है वो होता है कुछ ये सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है। तो यहां से हमारे पास जो पीक वोल्टेज होगा वो √2 टाइम्स ऑफ Vrms होगा, और Vrms हमारे पास 220 दिया हुआ है, तो 220 √2 ये हमारे पास पीक वोल्टेज होगा। ठीक है सर? बिल्कुल सर। और कैपेसिटर का काम होता है पीक वोल्टेज को मेंटेन रखना। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो लोड को जो वोल्टेज मिलेगा V अक्रॉस कैपेसिटर वो भी होगा 220 √2 वोल्ट। ये दिस इज आवर आंसर। कैपेसिटर हमेशा पीक वोल्टेज को मेंटेन रख के चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम अभी तक जो हमने पढ़ा है उस सबको एक साथ कंबाइन कर सम अप कर लेते हैं और देखते हैं क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। वही सारी चीजें हमने कहा था पावर ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम यूज कर रहे हैं। क्या काम कर रहा था? जो इनपुट सप्लाई आ रही थी कितनी 220 वोल्ट एसी, उसको हमें लो वोल्टेज एसी में कन्वर्ट करना है। स्टेप डाउन वो काम कर रहा था। दिस इज हाई वोल्टेज, हाई पोटेंशियल था, और यहाँ पर ये वोल्टेज में लेके तो दिस इज हाई वोल्टेज था, और इस हाई वोल्टेज किस में कन्वर्ट कर दिया हमने? लो वोल्टेज में। ये क्या था? स्टेप डाउन करा दिया। दिस इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन। फिर लो वोल्टेज एसी को कहां भेजा तुमने? रेक्टिफायर को भेजा। रेक्टिफायर क्या कर रहा था? बाई डायरेक्शनल वेव को यूनिडायरेक्शनल वेव में कन्वर्ट कर रहा था। अच्छा, कौन सा हाफ वेव है या फुल वेव है? ये तो फुल वेव है सर, और बेस्ट फुल वेव भी होता है, उसी को यूज किया। फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट पल्सेटिंग डीसी है। बिल्कुल सर। तो उसको कहां गुजार दिया? उसको फिल्टर से गुजार दिया। फिल्टर से क्या किया? रिपल्स को खत्म कर दिया, रिमूव कर दिया। रिपल्स यहां से इसने एलिमिनेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर। ओके, फिर भी प्योर तो नहीं हुआ। बिल्कुल। कहां भेज दिया इसको? स्टेबलाइजर के पास। स्टेबलाइजर के वोल्टेज रेगुलेटर या स्टेबलाइजर क्या काम करता है? उसने और भी अनरेगुलेटेड डीसी को बिल्कुल रेगुलेटेड डीसी में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ कह सकते हैं दिस इज प्योर डीसी। बिल्कुल प्योर डीसी मिल गई हमको विद द हेल्प ऑफ जीना डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। तो लोड के पास बिल्कुल प्योर डीसी होगी। तो ये पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का पूरा चार्ट हमने देख लिया, इस तरीके से काम करता है। तो हमने आज पढ़ा सर कि पहले तो हमने देखा था फुल रेक्टिफायर जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा था, पर वो डीसी आ रही थी पल्सेटिंग थी। फिर हमने कहा भेज दिया उसको फिल्टर्स के पास। फिल्टर ने क्या काम किया? उसमें से रिपल्स को रिमूव कर दिया, रिमूव किया। हल्की फुल्की रिपल्स रहेगी तो आउटपुट में आपको ऑलमोस्ट प्योर डीसी मिल गया। बिल्कुल सर। फिर कहां भेजा हमने उसको? वोल्टेज रेगुलेटर या स्टेबलाइजर के पास। फिर उसके बाद वो लोड के पास, प्योर ही कन्वर्ट कर, लोड के पास हमारे पास प्योर डीसी मिला। यही था सर हमारे पास। नेक्स्ट हम आगे और पोर्शंस को देखने वाले। बिल्कुल सर। देखिए ये सर्किट भी जैसे हमने देखा था, स्टेप डाउन, हमारे पास एलईडी आउटपुट हो गया। यहाँ पे आउटपुट दे देंगे हम। ये रेक्टिफायर ये जो हम पढ़ के आए, दिस इज रेक्टिफायर सर्किट, चार्ट ब्रिज है, ब्रिज रेक्टिफायर चार्ट है। दिस इज ब्रिज रेक्टिफायर, राइट सर। ये रेजिस्टर्स लगे हुए सर, रेजिस्टर्स लगे हुए। यहाँ पे जीना डायोड जो कि रेगुलेटर का काम कर रहा है, दिस इज फिल्टर, कैपेसिटर जो फिल्टर का काम कर रहा है, और इन सबके थ्रू हमने आउटपुट में बिल्कुल प्योर डीसी ले लिया। बिल्कुल। ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बहुत छोटे पीसीबी पे माउंट हो जाते हैं। अभी तो हमने बहुत बड़े बड़े पकड़े देखा है, पर एक्चुअली में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एक छोटे से माउंट हो जाते हैं पीसीबी पे, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, वहां पर माउंट। तो ये पीसीबी बता रखिए, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, वहां पर हम इन डिवाइसेस को देख चुके हैं, राइट सर। अब हम आगे वाले पोर्शन में देखेंगे एलईडीज को।